अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 65 स्टार्ट हो गया है जी। कैफ 5 का 65 ही है ना? अच्छा जी, बच्चे पूरे करते हैं। IFRS 9 ओपन कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर पास पेपर का 6 है, जिंक लिमिटेड, पेज 714 पे। इसका पार्ट 1 मैं नहीं कर रहा डिस्कस, कोई मसला है तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। पार्ट 2 करते हैं, ज़रा डिफरेंट था, इस जैसा सवाल किया नहीं था, इसलिए करते हैं, क्विकली करते हैं, 5 7 10 मिनट लगेंगे। प्रिपेयर करें जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ZL फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022। मैं भी बैठ के कर लेता हूँ ये सवाल, कंसोलिडेशन के लिए तो फिर वॉकिंग्स टॉकिंग्स करनी ही पड़ेंगी। आज कंसोलिडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलो खैर, बच्चे पूरे हो जाएं तब तक जी। कहता है जर्नल एंट्रीज करनी है 31 दिसंबर 22 वाले साल की। कहता है ऑन यकम जुलाई 22 ZL इशूड 2 मिलियन 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं ऐसे शेयर्स जो रिडीम हो जाएंगे। शेयर्स नहीं होते, ये लोन ही होता है। प्रेफरेंस शेयर्स वापसेबल, रिडीमेबल मतलब वापसेबल, तो ये शेयर्स थोड़े, इक्विटी थोड़े, ये तो डेट है, ठीक है। और इसके ऊपर 10% डिविडेंड रेट होता है, और ये फिक्स रेट होता है, तो ये इंटरेस्ट ही है। जब ये शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जब इक्विटी नहीं है, डेट है, तो इसकी कॉस्ट भी डिविडेंड नहीं है बल्कि इंटरेस्ट ही है, ठीक है। अच्छा खैर चले छोड़ें। 2 मिलियन ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 मिलियन, ठीक है। और उन पे डिविडेंड रेट यानी इंटरेस्ट रेट 10% है, और उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपये ईच। वो एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 ईच हमने इशू किए, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हैं वो 3 मिलियन की हैं, टोटल दे दी है इसमें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट टोटल 3 मिलियन आ गई, ठीक है। और ZL मेजर्ड प्रेफरेंस शेयर्स एट फेयर वैल्यू थ्रू, अब इशू किए हैं, इशू तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ठीक है। और FVTPL मॉडल उसमें हमने देखा था, उसके अंदर वो मसला होता था कि आपकी क्रेडिट रेटिंग में फॉल आना इसकी फेयर वैल्यू की कमी है, और आपकी क्रेडिट रेटिंग के अंदर बेहतरी आना इसकी फेयर वैल्यू का इंक्रीज़ होता है ना, ठीक है। तो अगर आपकी फेयर वैल्यू में कमी आई है तो आपकी अपनी कसूर की वजह से जितनी कमी आई है वो OCI में है, तो अंदर ही अंदर गेन OCI में और बैलेंसिंग पैनल में, ठीक है ना। तरतीब तो वही है। तो लेजर के अंदर OCI पहले लिख के पैनल बैलेंसिंग निकालते हैं, और जनरल एंट्री में OCI और PNL दोनों लिख के फाइनेंशियल लायबिलिटी बैलेंसिंग निकालते हैं। तरतीब बस यही है। लेकिन 31 दिसंबर 22 पर शेयर्स को जो फेयर वैल्यू है वह 80 ईच हो गई है। इसका मतलब फॉल इन मार्केट वैल्यू है, जिसमें वो कहता है 70% रिडक्शन इन फेयर वैल्यू जो है वो ड्यू टू ड्रॉप इन ZL's क्रेडिट रेटिंग है। कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ ड्यूरिंग 22 इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। भाई वो डिक्लेयर हो या ना हो, ये तो मतलब एक्रू हो चुका होता है, ठीक है। ये फिक्स अमाउंट होती है। तो बहरहाल अभी हमें कोई वर्किंग कर लेनी चाहिए छोटी सी, जिसके अंदर हम ये चीज़ें पर डिविडेंड, पर डिबेंचर या पर शेयर हैं, इनको टोटल कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले फेस वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी से ही काम चलता होता है अक्सर हमारा। तो फेस वैल्यू जी, फेस वैल्यू 2 मिलियन शेयर्स हैं, और हर एक की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स करिएगा, मिलियन ही कर दें, रुपीज़ 200 मिलियन। अब आपने इसको इशू किया, इशू प्राइस वो कहता है जी हर शेयर 10 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 90 रुपये का हर शेयर इशू कर दिया जी। कितना? 180 मिलियन, ये इशू प्राइस आ गई। तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसने टोटल ही बता दी, पिछले पार्ट के अंदर वो पर डिबेंचर थी, इसने टोटल बता दी, ठीक है। टोटल है कितनी है? रुपीज़। और उसके बाद चूंकि ये FVTPL मॉडल है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो PNL में चला जाना है, लेकिन ये एंड में हमें फेयर वैल्यू चाहिए। मोटाइज कॉस्ट तो है नहीं कि फेयर वैल्यू गिवन भी होते इग्नोर करें। FVTPL मॉडल है तो फेयर वैल्यू हमें चाहिए। फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर 22, तो 2 मिलियन शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और हर एक की फेयर वैल्यू 80 रुपये हो गई।
टोटल फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 160 मिलियन। ठीक है जी। अब वर्किंग 2 करते हैं। एफईटीपीएल मॉडल जो भी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हो, चाहे हमने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया हो, मैंने कहा था एफईटीपीएल मॉडल में लेजर बनेगा। हर एफईटीपीएल मॉडल में लेजर, शेयर्स के दोनों मॉडल में लेजर था। डिबेंचर में अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटीओसीआई के लिए अमोर्टाइजेशन की वर्किंग थी, लेकिन एफईटीपीएल में वहाँ भी लेजर था। और फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए तो अमोर्टाइजेशन वाली वर्किंग होती है, एफईटीपीएल मॉडल में यहाँ पे भी क्या है? लेजर। ठीक है, तो हम अगली वर्किंग क्या कर लें जी? फाइनेंशियल लायबिलिटी का लेजर बना लें। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी ठीक है जी। फाइनेंशियल लायबिलिटी का ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लिख लो अपने पास, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि रिडीमेबल शेयर्स हैं तो रिडीमेबल तो डेट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इशू किया तो इशूएंस की एंट्री करो। यकम कब किया है? यकम जुलाई 22 पे। तो यकम जुलाई 22 पे एंट्री बोलो क्या होगी? बोलो, कैश आया, इशू किए तो कैश आया, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो यकम जुलाई 2022 पे कितना जी? 180 मिलियन। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये हमने किस पे रिकॉर्ड करना होता है जी? इशू प्राइस पे। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करते हैं जी? एक्सपेंस आउट। तो पहली एंट्री जो आपने करनी है वो ये कर लेनी है। एंट्री साथ साथ ही करते ना जाए, एंट्री साथ ही साथ करते जाते हैं। तो पहली एंट्री यकम जुलाई 2022 पर हुई, कैश डेबिट, क्योंकि ये तो वर्किंग है ना, एंट्रीज आपसे रिक्वायर्ड है। कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, पूरा फाइनेंशियल लायबिलिटी लिखना है, ब्रैकेट में प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख देना है पर्चे में। ठीक है जी, कितना? 180। उसके बाद साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री कर दो, इसी डेट पे, डेट दोबारा लिख लेना। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये सवाल में गिवन थी, 3 मिलियन की एंट्री आ गई। अब ये रेंड आएगा और ये रेंड पे आपने जैसे पहले सवाल किया था आज तक, अभी नोट ना करिएगा, ज़रा रुक जाएं, जैसे पहले सवाल आज तक किया था उस हिसाब से क्या काम बनेगा? 31 दिसंबर 2022 पर कैरी डाउन फेयर वैल्यू आती है जो आपने वर्किंग 1 में निकाल ली हुई है, और वो आपने कितनी निकाली है जी? 160। अब फॉल कितना आया? नहीं, फॉल कितना आया? 20 का। एक मिनट के लिए ज़रा अभी नोट ना करिएगा, ठीक है? फॉल कितना आया? 20 का। अब ये जो फॉल इन क्रेडिट रेटिंग है, जो अंदर आपको खुश भी कर रहा है कि अब लोगों को कम पैसे देने पड़ेंगे, इसको पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करना। इसके बारे में वो कह रहा है, इस फॉल के अंदर, इस रिडक्शन इन फेयर वैल्यू के अंदर 70% आपके अपनी नाअहलियों की वजह से। तो इसने कहाँ जाना है? ओसीआई में। ओसीआई वाले को हम क्या करते थे जी? फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में। ऐसा ही है, ये गेन है, ये गेन है, अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं आप। बहरहाल कितना है? 20 का 70% कितना बनता है? 14। ठीक है, तो बाकी 9 क्या बन जाएगा? बैलेंसिंग 6 9 तो असल वाला था। ठीक है, ये कितना आ गया जी? ये पीएनएल बैलेंसिंग हो जाए। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या बनती है? सिर्फ आपने ये एंट्री करनी थी। आपने करना है जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपने बैलेंसिंग बाद में निकालना है। ओसीआई क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट, और बैलेंसिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी में डेबिट, सारे का सारा 20। ये पुराना तरीका जैसे आज तक सारे सवाल किए थे, लेकिन उन सारे सवालों के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी का ईयर एंड और हमारी बिजनेस का, हमारी एंटिटी का ईयर एंड ये सेम होता था, डिफरेंट नहीं कभी हुआ था। इसलिए ईयर एंड के ऊपर खड़े होके फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट करके इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट
और पे भी हो जाता था कैश क्रेडिट, ठीक है। लेकिन आज एक मसला आ गया, वो मसला ये है कि यकम जुलाई 22 पर आपने ये इशू किए हैं, तो 31 दिसंबर 22 पर इनके 10% के हिसाब से आपकी, अब ये पुरानी बात तो ऐसे बनती थी, ठीक है, आप यहाँ पर आकर एंट्री कर देते, लेकिन एनीवेज अब मसला क्या हो गया है, आपने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है 6 महीने जो गुजर गए, इंटरेस्ट तो एक्रू हो गया ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अब इंटरेस्ट पेएबल भी क्रेडिट कर सकते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी भी क्रेडिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आपके पास अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, स्टैंडर्ड जब अलाउ करता ही है, ठीक है। आप यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल भी रिकॉर्ड कर सकते थे, क्रेडिट कर सकते थे, और फाइनेंशियल लायबिलिटी भी क्रेडिट कर सकते हैं। लायबिलिटी ग्रो हो गई, ये इंटरेस्ट भी अब आपके ऊपर पड़ गया है। तो आई कैप ने इसको नहीं, इसको फॉलो किया हुआ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, आप भी हमेशा ऐसा ही कीजिएगा। अगर कभी FETPL मॉडल में फाइनेंशियल लायबिलिटी हो और उसका इंटरेस्ट जो है वो पेएबल हो, तो उसको आपने लोन में ही क्रेडिट कर देना है इस वर्किंग की करते हुए। लेकिन रूल FETPL का आज भी वही है, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, फेस वैल्यू इनटू। तो आपने इस एंट्री को पास किया, ये एंट्री बनी, फेस वैल्यू कितनी है 200, कहाँ पे मिला है आपको, वर्किंग 1 में, ये देखो 200 मिलियन, फेस वैल्यू इसलिए निकाली थी। और कूपन रेट सवाल में गिवन है कितना, 10%, लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं है, एक्रू कितना हुआ अभी 6/12 जी। अब 10 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट करके, और फिर आपने अगला काम करना है। अब वो वैल्यू भी बदलने वाली है ना, ठीक है। यानी अगर आपने ये एंट्री इसी अकाउंट में कर दी, तो आपने यहाँ पर 31 दिसंबर 22 पे खड़े होकर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट किया 10 से। तो बोलो, ये 10 की एंट्री की ना, तो ये जब 10 की एंट्री हो गई, तो अब मुझे बताओ कि ये कितना पड़ा है, 190 से किस पे आ गया, 190 से किस पे आ गया, तो अब फॉल कितना है, तो ये असल में तो एंट्री ऐसे होनी थी, ये 20 नहीं ये 30 है, तो ये 14 की बजाय क्या आ गया 21, और यहाँ पे क्या आ गया 9, ठीक है। अब ये सही वाली एंट्री है। तो ये एक मुसीबत थी इसके अंदर जो आज तक किसी सवाल में देखी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये सवाल आपको करवाना पसंद किया, वरना इस सवाल की क्या मजाल थी, आपके सामने कोई सर उठाता, ठीक है। अब 31 दिसंबर पर, माजरत यहाँ पे डेट भी डाल देते तो अच्छा होता, 31 दिसंबर पर ये दोनों एंट्रीज़ की हैं आपने। पहले आपने इंटरेस्ट को एक्रू किया, और उसके बाद FETPL मॉडल था, तो FETPL मॉडल में आपने अब इसको फेयर वैल्यू पर लेकर जैसे गए आप इसको, तो आपको क्या मुसीबत पड़ी, बोलो, फेयर वैल्यू बोलो, एंट्री बोलो, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI वाला क्रेडिट कितने से 21 से, PNL क्रेडिट 9 से, और फाइनेंशियल लायबिलिटी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं वो 30 से डेबिट होगी, ठीक है। तो माजरत के साथ ये काम आपको करना पड़ा जो कि डिफरेंट था थोड़ा सा, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ही याद रख लें, अगर कभी FETPL मॉडल हो, ऑप्शन तो मौजूद ही है, लेकिन इंटरेस्ट पेएबल को अलग रख के संभालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर कभी FETPL मॉडल हो लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी केस में, तो इंटरेस्ट पेएबल की बजाय उसको भी लोन के अंदर ही क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी के अंदर ही क्रेडिट कर दो, और फिर इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है, सही है। ये जनाब कौन सा क्वेश्चन है, पिक्चर ले लें, सवारियाँ मेरे ख्याल में अब पूरी हो चुकी हैं, अब हम अपनी कंसल्टेशन शुरू करते हैं। अब आपने जो मिस किया है अब उसका क्या करें, बोलो, रोज़ थोड़ा ही तमाशा है कि आपको जो है वो मिले, आज भी कर देना यहाँ तक यार, अब कल से ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, टाइम से आया करो। पास पेपर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है जी। और जो 1 एडजस्टमेंट है, अगर कोई मसला होगा तो मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन अब मुझे कल बताएंगे आप, ठीक है। अब एंड पे कोई टाइम बचा तो शायद लीज़ का एक सवाल रहा हुआ है, एक केस रहा हुआ है, वो फिर उस तरफ चले जाएँ। हम ऐसे काम किया करेंगे, हम कभी अब IAS 38 का सवाल कर लिया, कभी IFRS 9 का कर लिया, IFRS 9 में IAS 21 मिक्स करना है, तो इस तरह के काम चलते रहेंगे ताकि पुराने टॉपिक्स, क्योंकि पहले कोई 10 से 12 दिन कंसल्टेशन के ऐसे नहीं हैं कि मैं आपको ज़्यादा पढ़ा सकूं,
एक ख़ास हद तक ही जा सकते हैं। एक सवाल करना होगा, वो जब हो जाएगा तो फिर वेले टाइम में हम कुछ और काम कर लेंगे। ठीक है, लें जी, इसकी पिक्चर ले लें आप। ये IFR पेज नंबर 71 IFRS 9। ठीक है जी।